तो आज हम शुरू करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो जैसे कि नाम से ही हमें पता लग रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर मींस क्या होता है? वन डिग्री कॉम्बिनेशन, यानी जैसे वेक्टर्स हमारे पास हैं a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, a3 वेक्टर, an वेक्टर, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा? इनका लीनियर कॉम्बिनेशन λ1 a1 प्लस λ2 a2 प्लस λ3 a3 से लेकर और λn an इज कॉल्ड द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स a1 a2 से लेकर an। अब इसमें वेक्टर्स a1 a2 से लेकर an आर कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स if there exist scalars λ1 λ2 से लेकर λn not all जीरो। अगर λ1 λ2 λ3 कुछ स्केलर्स ऐसे हैं सच दैट ये सम जीरो हो जाए, ये सम अगर जीरो हो जाता है किन्हीं स्केलर्स लैम्डा के लिए, अगर ये सम जीरो हो जाए और λ1 λ2 सबको हम जीरो नहीं कर रहे हैं, λ1 λ2 आर नॉट ऑल जीरो, कुछ जीरो हो सकते हैं, कुछ नॉन जीरो भी होने चाहिए। तो अगर ये सम जीरो हो जाए तो ये वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे, बिकॉज ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। a1 a2 इनका सम ये सब आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, इनका सम जीरो आ रहा है, यानी ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे तभी तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो पा रहे हैं। अगर इंडिपेंडेंट होते तो ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते थे। एंड दीज आर कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ λ1 a1 वेक्टर से लेकर λn an वेक्टर जीरो होने पर हमें क्या मिले? सारे के सारे स्केलर्स हमें जो है जीरो मिल जाएं। अगर सारे के सारे स्केलर अगर जीरो हो जाएं तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये सम हम जीरो कर रहे हैं और वहां से सभी स्केलर्स को जीरो होना पड़ रहा है, यानी कि a1 a2 वेक्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं हो पा रहे हैं, हमें इसको सम को जीरो बनाने के लिए λ1 को ही जीरो करना पड़ रहा है ताकि ये a1 वेक्टर ही जीरो हो जाए, ये सारे के सारे जीरो हो जाएं। यानी a1 a2 एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, और यहां पर ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पा रहे हैं तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो इसी को हम अब कुछ एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मीनिंग क्या है। सो देयर आर सम थ्योरम्स। First theorem is, if there exist scalars x and y not both zero, for which xa plus yb equal to 0, where ab are non-zero vectors, then vectors a and b are called linearly dependent vectors। तो ये डेफिनेशन हमने जस्ट अभी पढ़ी है λ1 a1 से लेकर λn an के लिए जनरलाइज वे में। अब हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं दो वेक्टर्स के लिए, तो हमने अभी λ1 a1 से लेकर λn an तक लिया था, अभी हम सिर्फ दो वेक्टर ले रहे हैं a एंड b, और λ1 λ2 λ3 के प्लेस पे हम x और y ले रहे हैं। दो स्केलर्स हैं, दो वेक्टर्स हैं। अब इनका सम जीरो हो रहा है
और x और y बोथ जीरो नहीं है, यानी कोई ना कोई ऐसे x y हैं जिससे कि इनका सम जीरो हो पा रहा है, तो इसका मतलब यह है एक दूसरे से कैंसिल आउट हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे कि अगर a वेक्टर को हम ले लेते हैं 2i कैप, b वेक्टर को अगर हम ले लेते हैं -3i कैप, तो अगर हम यहां से लिखें xa प्लस वाई बी इक्वल टू 0, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? किसी एक्स वाई की वैल्यू के लिए हो जाएगा पॉसिबल। कैसे? 2i कैप के साथ हमें कोई कांस्टेंट लिखना है और हमें -3i कैप के साथ भी कोई कांस्टेंट लिखना है, सम होना चाहिए 0। तो क्या एक दूसरे से कैंसिल आउट हो पाएंगे? हो पाएंगे, क्योंकि ये सेम नेचर के वेक्टर्स हैं, दोनों ही आई कैप हैं, केवल कांस्टेंट का ही डिफरेंस है। तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सकते हैं, सिर्फ हमें इनका कोएफिशिएंट सेम करना है। जैसे यहां पर हम -3 कर दें, यहां पर अगर हम जो है 2 कर दें और यहां पर हम 3 कर दें, तो ये जो है क्वांटिटी ये भी हो जाएगी 6i कैप और ये वेक्टर भी हो जाएगा -6i कैप। तो ये कांस्टेंट्स, ये वेक्टर्स आपस में कैंसिल आउट होकर क्या बन जाएंगे? 0 बन जाएंगे। दैट मीन्स हमें x और y मिल गए। यहां से क्या मिल गया? x मिल गया 3 एंड y में हमें मिल गया 2। तो यानी कि अगर हमें कुछ स्केलर्स मिल जाते हैं, अब देयर एग्जिस्ट सम स्केलर्स, ताकि ये 0 हो जाए, तो ये वेक्टर क्या कहलाएंगे? डिपेंडेंट। अब ये डिपेंडेंट है क्योंकि एक ही तरह के हैं, तो 2i एंड 3i एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, तो डिपेंडेंट का मीनिंग एक तरह से पैरेलल वेक्टर्स भी हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? पैरेलल, और यू कैन से कोलिनियर वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर हैं तो वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सकते हैं। अब सेकंड है, इफ ए बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स such that xa plus yb equal to 0 implies x equal to 0 and y equal to 0। अब हमने ये कॉम्बिनेशन को 0 करने की कोशिश जब की, तो हमें क्या मिला? x और y दोनों को होना पड़ा 0, यानी कि ये वेक्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं थे, तो ये वेक्टर्स कहलाएंगे A and B will be linearly independent vectors। इंडिपेंडेंट कहलाएंगे ये, क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि ये नॉन पैरेलल या फिर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हो जाएंगे। कैसे? जैसे कि कोई एग्जांपल ले हम, तो मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं नॉन कोलिनियर, जैसे कि ए वेक्टर को हम ले लेते हैं ये आई कैप, और बी वेक्टर हम ये ले लेते हैं जे कैप। ए वेक्टर आई कैप हो गया हमारा और बी वेक्टर हमारा हो गया जे कैप। तो अगर हम एक्स ए प्लस वाई बी लिखें और उसको 0 कर दें, तो क्या कोई एक्स वाई की ऐसी वैल्यू है जिससे ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो पाए? नहीं हो पाएंगे। अगर हम x को कुछ भी लिखें 2 3, तो i कैप j कैप से कैंसिल आउट नहीं हो सकता, उसका सम कभी 0 नहीं आ सकता। ये दोनों वेक्टर मिलके कैसे 0 होंगे? हम i कैप प्लस j कैप अगर कर रहे हैं तो इसका सम जो है वो तो i प्लस j हो जाएगा, तो 0 कैसे होगा? इनकी डायरेक्शंस तो डिफरेंट है। तो अगर हम i कैप प्लस j कैप करते हैं, a प्लस b करते हैं, तो इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं हो पाएंगे। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी कर दें तो ये थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाएगी, अगर हम j को y से मल्टीप्लाई भी कर दें तो लेंथ बढ़ जाएगी या नीचे हो जाएगा, तब भी ये वेक्टर क्या कैंसिल आउट होंगे? एक दूसरे से नहीं होंगे, क्योंकि इनकी डायरेक्शंस डिफरेंट है। सेम डायरेक्शन, रादर रिवर्स डायरेक्शन, ऐसे डायरेक्शन होनी चाहिए तभी कैंसिल आउट हो सकते हैं। एक आगे जा रहा है, एक परपेंडिकुलर है, तो ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते, यानी कि ये तो पॉसिबल नहीं है, फिर 0 हो ही नहीं पाएंगे। x को अगर हम 2 लिखें 3 लिखें, सो 2i प्लस 3j तो 0 होता नहीं है। तो फिर क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास बचती है? फिर पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि हम x और y जो था उसको 0 ही कर दें, x को 0 कर दें और y को भी 0 कर दें, तो 0 into i 0 and 0 into j 0, so that becomes 0। यानी कि x और y को 0 करने से 0 हो सकते हैं। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, यानी कि अगर x y 0 हो जाता है तो उस केस में वेक्टर्स आपस में यानी कि नहीं कट पा रहे हैं, तभी हमें x y को 0 करना पड़ पा रहा है। यानी कि ये a और b वेक्टर कैसे हैं? नॉन कोलिनियर है, इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, तो ये कैंसिल आउट एक दूसरे से नहीं हो पा रहे हैं, तो ये कहलाएंगे हमारे
इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। देन वी कम टू द थर्ड पॉइंट। If A and B are two non-zero vectors such that x1a plus y1b equal to x2a plus y2b, then तो A और B कैसे हैं? नॉन जीरो, ऑल्सो इसको हम नॉन कोलिनियर भी लिखेंगे, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं। देन x1 इक्वल टू x2 एंड y1 इक्वल टू y2। तो इस थ्योरम का क्या मीनिंग है कि नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं अगर a और b, तो इन्हें कंपेयर कर सकते हैं हम a वेक्टर का कोफिशिएंट इक्वल टू ये कोफिशिएंट, एंड सिमिलरली द कोफिशिएंट ऑफ b कैन बी मैच्ड, y1 इक्वल टू y2। Now how to prove this result? This equation can be written as x1 minus x2a plus y1 minus y2b equal to 0. Now let us make use of the second theorem. ये थ्योरम में क्या लिखा था हमने कि a और b कैसे वेक्टर हैं? नॉन कोलिनियर। Here also it is given that a and b are non collinear, तो सेम नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं। तो यहाँ के लिखा था कि अगर नॉन कोलिनियर वेक्टर हो a और b, तो xa प्लस वाई बी जीरो होने से x और y को जीरो होना पड़ता है। तो यहां पर भी फिर xa प्लस वाई बी को जीरो होने के लिए x और y को जीरो होना पड़ेगा, इसको भी जीरो होना पड़ेगा एंड इसको भी जीरो होना पड़ेगा, यानी कि x1 इक्वल टू x2 एंड y1 इक्वल टू y2 होना पड़ेगा। यानी कि नॉन कोलिनियर वेक्टर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं और कोलिनियर को हम कंपेयर नहीं कर सकते। Let us take an example to understand this in a more clear manner. So let's take a vector as I cap and b vector as j cap. So a vector is I cap and b vector is j cap, and let us take x2 as 3 and y2 as 4. So can we compare I with I? Can we say that x must be equal to 3 and y must be equal to 4? Yes, we can say that, because I will be equal to I and j will be equal to j. But here we have taken a and b as non-collinear vectors. These I and j vectors are non-collinear. Now let us take example of two collinear vectors. If a and b are collinear, then what will happen? अगर a और b collinear हैं तो मान लो कि हम ये b वेक्टर को ले लेते हैं 2i cap. So हमने कोलिनियर वेक्टर ले लिए इन प्लेस ऑफ नॉन कोलिनियर। अब यहां पर हमने इसी तरह से ये कोलिनियर का एग्जांपल ले लिया, आई जे के प्लेस पे हमने आई और 2i वेक्टर्स को ले लिया। तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि x को 3 होना पड़ेगा एंड y को 4 होना पड़ेगा? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज ये वेक्टर्स तो आपस में ऐड हो जाएंगे। ये तो हो जाएगा x प्लस 2y इंटू आई कैप, और ये भी आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 11i। तो यहां से में क्या मिलेगा? x प्लस 2y इक्वल टू 11। तो ये x 3 एंड y 4 हो सकता है, बट x 1 एंड y 5 भी हो सकता है। If we take x as 1 and y as 5, then also we will get 1 plus 2 into 5, that is 11. So there can be infinite possibilities of the for the values of x and y. So it is not necessary that x must take value 3 and y must take value 5. It may take 0 and 11 by 2 also. So there are infinite possibilities. So if the vectors are collinear, then we cannot compare the coefficients on both the sides because they can be added to each other. So they cannot be compared. Here these vectors cannot be added because they are acting in the different directions. So they cannot be added. So if the vectors are non-collinear, that is they are in different directions, so they cannot be added. So they have to be individually equal to each other. Next we go to the fourth point. So fourth point is similar to the first three theorems. The first three theorems, in theorem 1 and 2 and 3, we studied the results for two vectors a and b.
Now we will extend these results to three vectors A, B and C. So what was the first theorem? First theorem was, if A and B are two non-zero vectors. Here we start with if A, B, C are three non-zero vectors. Such that xa plus yb equal to 0 for some x and y, then these vectors are dependent on each other. अगर ये जीरो हो पाता है यानी ये दूसरे से कैंसिल आउट हो सकते हैं, यानी ये वेक्टर्स क्या हैं, डिपेंडेंट हैं, यानी कि कोलिनियर हैं. कोलिनियर वेक्टर्स ही एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सकते हैं. एक वेक्टर ऐसे एक ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो आंसर आ जाएगा. सेकंड हमने पढ़ा कि अगर नॉन कोलिनियर हैं यानी कि इंडिपेंडेंट हैं तो ये कैंसिल आउट तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर ये नॉन कोलिनियर है तो कैंसिल आउट तो नहीं हो पाएंगे. तो फिर x ए प्लस वाई भी जीरो होने से हमें क्या मिलेगा, x और y को होना पड़ेगा जीरो. ये हमारी सेकंड थ्योरम थी. अब इन्हीं थ्योरम्स को हम तीन वेक्टर्स में चेंज करेंगे. इफ ABC आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट देयर एग्जिस्ट स्केलर्स x, y and z not all zero, for which xa plus yb plus zc equal to 0, then vectors abc are linearly dependent vectors, or you can say these are coplanar vectors. अभी रिजल्ट मोर और लेस फर्स्ट थ्योरम के जैसे ही है. सेम यहां हमने कहा था अगर ये जीरो हो गया यानी एक दूसरे से कट पा रहे हैं, यानी कि ये कोलिनियर है, यानी कि सेम डायरेक्शन में तभी कट पा रहे हैं. अब यहां पर अगर ये तीन वेक्टर्स का सम जीरो है यानी एक दूसरे के साथ ये कैंसिल आउट हो सकते हैं. ये तभी पॉसिबल अगर एक कोप्लेनर हो, क्योंकि अगर हमें कोई वेक्टर जो है ए वेक्टर दिया है और कोई वेक्टर बी वेक्टर दिया है और अगर सी भी इसी प्लेन में है तो इनका सम जीरो होना पॉसिबल है. कैसे, ये सी वेक्टर है तो हम एक्स ए प्लस वाई बी को यहां पर इस डायरेक्शन में बना सकते हैं. ये हमारे पास ए और बी वेक्टर्स हैं. इन वेक्टर से हम इस प्लेन का कोई भी वेक्टर बना सकते हैं. जैसे अगर मैं ए प्लस बी लिखूं तो मुझे इसका ये पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाएगी और मुझे इसका रिजल्टेंट ये वेक्टर मिल जाएगा. अब मान लीजिए मुझे इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ानी है तो मैं इसको 2 से जैसे मल्टीप्लाई या 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये वेक्टर भी मिल जाएगा. नाउ इफ आई वांट टू टर्न दिस रिजल्टेंट बाय सम एंगल, देन व्हाट कैन आई डू, आई कैन इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए. नाउ द न्यू पैरेललोग्राम विल बी दिस, सो द न्यू रिजल्टेंट विल बी दिस. तो पहले रिजल्टेंट हमारा ये था, अब ये है, यानी कि हमने थोड़े से एंगल पे भी एक रिजल्टेंट ढूंढ लिया. बस हमें ए वेक्टर को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ा. जैसे कि मान लीजिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2a हो गया और ये b हो गया, तो 2a प्लस b ये हो गया. यानी कि हम जो xa प्लस वाई बी लिख रहे हैं, दिस इज xa प्लस वाई बी, दिस विल गिव अस ऑल द वेक्टर्स इन दिस प्लेन फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x एंड y. x एंड y की हम वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो हमें अलग अलग वेक्टर्स मिलते जाएंगे. जैसे कि हम अगर b वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, ये मान लीजिए a वेक्टर है, ये मान लीजिए b वेक्टर है, इसे अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें रिजल्टेंट फिर क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा. तो यानी हमें रिजल्टेंट यहां मिल सकता है, यहां मिल सकता है, यहां मिल सकता है, इसी तरह से यहां इस प्लेन में कहीं भी हमें रिजल्टेंट मिल सकता है. यानी कि अगर मेरे पास तीन वेक्टर्स ए बी सी इस प्लेन में हैं तो कैन आई से दैट आई कैन मेक दिस वेक्टर एज एक्स ए प्लस वाई बी. यस, any vector in this plane can be formed with the help of a and b.
तो ए एंड बी की हेल्प से हम कोई भी वेक्टर इस प्लेन में बना सकते हैं, तो ये भी बना सकते हैं। अब इन वेक्टर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो ये वेक्टर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो द रिजल्ट विल बी 0। सो अगर रिजल्ट 0 आ रहा है यानी ये वेक्टर एक ही प्लेन में है, क्योंकि अगर सी इस प्लेन में नहीं होता, अगर सी इस प्लेन में नहीं होके ऐसे होता, तो अब क्या ये एक्स ए प्लस वाई भी इस वेक्टर से कभी कैंसिल आउट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनकी डायरेक्शन हमेशा डिफरेंट रहेगी, सेम डायरेक्शन या रिवर्स डायरेक्शन इनकी नहीं आ पाएगी, क्योंकि ए और बी के कॉम्बिनेशन से तो हमें इस प्लेन का कोई वेक्टर ही मिलेगा, तो सी भी इसी प्लेन में ही होना चाहिए, तभी ये इससे कैंसिल आउट हो सकता है। यानी कि अगर ये कॉम्बिनेशन 0 हो रहा है, दैट मींस दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर लाई इन द सेम प्लेन, सो दे आर कॉल्ड डिपेंडेंट। नाउ हमारा सेकंड थ्योरम हमारी क्या थी कि अगर ये वेक्टर्स नॉन कोलिनियर हैं यानी अलग अलग डायरेक्शन में हैं, तो इसी तरह से अगर ये तीन वेक्टर अलग अलग डायरेक्शंस में यानी को नॉन कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन में नहीं है, दो इस प्लेन में है, तीसरा किसी और प्लेन में है, तो क्या इनका सम 0 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सेम रिजल्ट यहां पे था, डायरेक्शन अलग अलग है तो सम 0 नहीं हो पाएगा। एक ही पॉसिबिलिटी है कि कांस्टेंट्स को होना पड़ेगा स्केलर क्वांटिटीज को 0, तो यही पॉसिबिलिटी हम सेकंड थ्योरम अब हमारी तीन वेक्टर्स के लिए भी हम फॉर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम हमारी ये है कि इफ एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू 0 एंड ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर, तो ए बी सी अगर नॉन कोप्लेनर हैं तो इनका ये सम 0 पॉसिबिलिटी नहीं है। एक ही पॉसिबिलिटी है कि सारे के सारे कांस्टेंट जो हैं वो 0 हो जाएं, यही पॉसिबिलिटी है। देन द नेक्स्ट थ्योरम, तो हमारी जो थर्ड थ्योरम थी उसी से अब हमारी सिक्स्थ थ्योरम बनेगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड थ्योरम इज सिमिलर एज 4, 5 एंड 6। इफ x1a plus y1b plus z1c equal to x2a plus y2b plus z2c where abc are non-coplanar vectors, then x1 is equal to x2 and y1 is equal to y2 and z1 equal to z2। यानी कि अगर तीन वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर है, so they can be compared with each other. The coefficient of a vector will be equal to that of a on the right hand side, of b can be compared and that of c can also be compared to each other. But this can be done only when the vectors are non-coplanar, so they cannot be added to each other. अगर वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर हैं तो आपस में ऐड नहीं हो पाएंगे, तो सबको अलग अलग ही इक्वल होना पड़ेगा। बट अगर कोप्लेनर हैं तो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सो दो वेक्टर्स नॉन कोलिनियर हैं, देन दे कैन बी कंपेयर्ड, एंड थ्री वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर, देन दे कैन बी कंपेयर्ड। नाउ द नेक्स्ट थ्योरम इज any vector r vector in space can be written uniquely as a linear combination of three non-coplanar vectors. That is, R can be written as XA plus YB plus ZC. And theorem 8 is any vector R vector coplanar with non-collinear vectors A and B can be written as R equal to XA plus YB. So ये रिजल्ट्स हम अभी स्टडी जस्ट हमने इसको समझ तो लिया, ये एट्थ रिजल्ट को अभी हमने समझा था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स ए एंड बी हैं तो हम उनसे इस प्लेन का कोई भी वेक्टर बना सकते हैं। तो अगर आर वेक्टर इस प्लेन में है, इफ आर वेक्टर इज कोप्लेनर विद ए एंड बी, देन इट कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ए एंड बी। तो आर वेक्टर को हम ए और बी की हेल्प से बना सकते हैं इस प्लेन में, कहीं भी इस प्लेन से बाहर नहीं होना चाहिए, और ए और बी नॉन कोलिनियर भी होने चाहिए, क्योंकि अगर ए और बी कोलिनियर ही हो गए तो इनके कॉम्बिनेशन से तो फिर ऐसा वेक्टर ही हमें मिलेगा, ऐसा वेक्टर मिलेगा हमें इनके कॉम्बिनेशन से। तो फिर इसका तो कॉम्बिनेशन चेंज किया जा सकता है। इसमें तो अभी जैसे हमें
ये वेक्टर मिला है, तो थोड़ा सा हम b को बढ़ा दें तो इसका रिजल्टेंट जो है हमें यहां मिल जाएगा। तो इसका कॉम्बिनेशन चेंज करके हम डिफरेंट वेक्टर्स ले सकते हैं, बट अगर ये कोलिनियर हुए तो इससे तो फिर इसी डायरेक्शन में वेक्टर मिल पाएगा, तो ये आर वेक्टर इससे हमें नहीं मिल पाएगा। तो ये दो वेक्टर्स कैसे होने चाहिए, नॉन कोलिनियर भी होने चाहिए। इसी तरह से जैसे कि दो वेक्टर्स से हम प्लेन में कोई भी तीसरा वेक्टर बना सकते हैं, उसी तरह से तीन वेक्टर से हम स्पेस में कोई भी वेक्टर फॉर्म कर सकते हैं, बट ये तीन वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर होने चाहिए। जैसे कि ये दो वेक्टर्स नॉन कोलिनियर होने चाहिए, ऐसे ये तीन वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर होंगे अगर, देन वी कैन फॉर्म एनी वेक्टर आर वेक्टर इन स्पेस विद द हेल्प ऑफ द थ्री वेक्टर्स। सो दिस इज ऑल with the theorems. Now we will move to the problems. We will discuss some problems based on these theorems. Identify the set of linearly dependent or independent vectors. The first part is I, 5i and I minus j. So we have to tell whether the set of these three vectors is linearly dependent or independent. So there are many methods to find out the linearly dependency. First method is if the three vectors are coplanar, then if three vectors are coplanar, then they lie in the same plane, so they can cancel out with each other, so they are independent. And we can clearly see that the box product of these three vectors is 0, because two of the vectors are almost same, or you can say they are a combination of each other. और हमने ये STP में पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर सेम हो जाएं तो ये 0 हो जाता है। इसको हम डिटर्मिनेंट से भी देख सकते हैं, 1 0 0 5 0 0 एंड 1 माइनस 1 0। सो इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो क्योंकि ये वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, तो अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हों तो क्या माने जाते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट माने जाते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड। नाउ सेकंड मेथड हमारा क्या है, अब हम किसी थ्योरम को भी यूज कर सकते हैं। तो हमारी थ्योरम क्या कहती है कि अगर तीन वेक्टर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं तो XA प्लस YB प्लस ZC को हम 0 कर सकते हैं। देयर विल एग्जिस्ट सम स्केलर्स XYZ फॉर विच द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स वैनिशेस। इन तीन वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन अगर 0 हो जाता है, यानी कि ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो यहां से हम XYZ को फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो I कैप का कोएफिशिएंट क्या है, x प्लस जेड। सो ये 0 होना चाहिए, सॉरी x प्लस 5i प्लस जेड, तो ये 0 होना चाहिए। j कैप का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस जेड, तो ये 0 होना चाहिए। तो यहां से हमें क्या मिला, x इक्वल टू माइनस 5i मिल गया और z इक्वल टू 0 मिल गया। तो यानी कि अगर हम y की वैल्यू 1 ले लें तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस 5 मिलेगी। तो यानी इस वैल्यू के लिए ये कॉम्बिनेशन 0 हो जाएगा। अगर हम y की वैल्यू 2 ले लें तो हमें ये x की वैल्यू माइनस 10 मिलेगी। तो ये देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज ऑफ द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फॉर विच दिस कॉम्बिनेशन इज 0। तो ये कॉम्बिनेशन अगर 0 हो जाए किसी x, y, z के लिए विच आर नॉट ऑल 0, तीनों के तीनों 0 नहीं आने चाहिए। अगर तीनों 0 हो गए यानी वो डिपेंडेंट नहीं है, फिर तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। बट ये तीनों 0 नहीं है, कोई ना कोई नॉन 0 है, तो ये क्या कहलाएंगे, डिपेंडेंट कहलाएंगे। फिर हम एक और थ्योरम भी यूज कर सकते हैं जो भी हमने पढ़ी है कि अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो उसमें से किसी भी एक वेक्टर को बाकी दोनों वेक्टर्स की कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी I कैन बी रिटन एज सम कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसे कि I क्या, हम I माइनस जे को ही ले लें। सो I माइनस जे कैन बी रिटन एज द कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर टू वेक्टर्स। तो अगर किसी एक वेक्टर को बाकी दो वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सके तो ऑब्वियसली तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर ही होंगे, सो डिपेंडेंट होंगे। तो क्या यहां पे कोई XY हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑब्वियसली यहां पर जो है हम
i माइनस जे है, तो i माइनस जे को तो सॉरी इसको तो हम जो है नहीं लिख पाएंगे क्योंकि यहां पर तो j हमें मिलेगा ही नहीं। तो हम ऐसा करते हैं कि i को लिख लेते हैं इनका कॉम्बिनेशन, x इंटू 5i प्लस वाई इंटू आई माइनस जे लिख लेते हैं। अब यहां से क्या हमें कोई ऐसा एक्स वाई मिल रहा है? बिल्कुल, x की वैल्यू अगर 1/5 रखें तो ये क्या हो जाएगा? i कैप हो जाएगा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड से मैच हो जाएगा, और y को तो हम 0 रख लें, तो ये हमें ऐसा कॉम्बिनेशन मिल गया। यानी कि one vector can be written as a combination of the other two, so these vectors are coplanar, so they will be linearly dependent. Now we move to the second example. तो अब हमें इसे बताना है whether this set of vectors is linearly dependent or independent. Now we have again three methods. So in this example we will follow only one of the methods. कोई एक मेथड फॉलो कर लेते हैं। तो ऐसा इसका हम बॉक्स प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ द थ्री वेक्टर्स। अगर ये 0 आ गया तो यानी कि ये वेक्टर्स कोप्लेनर हो जाएंगे, यानी कि डिपेंडेंट हो जाएंगे, और अगर इसका बॉक्स प्रोडक्ट 0 नहीं आया यानी ये तीनों वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर है, सो ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इसका बॉक्स प्रोडक्ट हमें मिलेगा ये, so this becomes 3 plus 1 into this becomes -4 and plus 1 into -2, तो ये तो हमें जो है नॉन जीरो मिल गया, नॉन जीरो। सो ये नॉन जीरो आ गया, यानी कि these vectors are नॉन कोप्लेनर। और नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स वो हैं जो एक ही प्लेन में हो, यानी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो। नॉन कोप्लेनर जो डिफरेंट डायरेक्शन में, यानी एक दूसरे पे डिपेंड ना करें। सो दीज थ्री वेक्टर्स फॉर्म ए सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रूव दैट A cross B cross C, B cross C cross A, C cross A cross B are linearly dependent vectors. These are linearly dependent. So A cross B cross C will be equal to A dot C into B vector minus A dot B into C vector, and B cross C cross A will be equal to B dot A into C vector minus B dot C into A vector. Similarly, C cross A cross B will be equal to C dot B into A vector minus C dot A into B vector. Now, how to prove these vectors are linearly dependent or not? We can use the theorems or the scalar triple product. So let us use the theorem. So the theorem is, if the combination of three vectors becomes 0, then these vectors will be linearly dependent. This is the theorem. If the linear combination of three vectors is 0, that means they are cancelling out with each other, so they are dependent on each other. So they are linearly dependent. Now let us try to find out the value of x, y and z. तो ये फर्स्ट वेक्टर में यहां पे लिखना है। तो ऐसा करें कि x और y और z को अगर हम 1 ले लें तो ये सेकंड वेक्टर यहां पर आएगा, थर्ड यहां आएगा। तो 1 1 1 का मीनिंग ये है कि वी हैव टू जस्ट ऐड अप द थ्री वेक्टर्स, x is 1, y is 1, z is 1, so we have to just add up the three vectors. तो इन तीन वेक्टर्स को अगर हम ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा? ये तीन वेक्टर्स हैं, इनको अगर हम ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा? ऑब्वियसली हमें 0 मिल रहा है, क्योंकि यहां से ये जो है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। देन ये सी वेक्टर इससे कैंसिल आउट हो रहा है, देन ये बी डॉट सी वेक्टर इससे कैंसिल आउट हो रहा है, यानी इसको ऐड करने से हमें 0 मिल रहा है, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी? 1 1 1 हो गई। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू नॉन जीरो आ गई,
तो नॉन जीरो वैल्यू अगर मिल जाए यानी कि एक दूसरे से कैंसिल आउट हो पाएंगे, यानी कि वेक्टर्स क्या हुए, डिपेंडेंट हो जाएंगे वेक्टर्स। So let us discuss the next problem. If a plus 2b is collinear with c vector and b plus 3c is collinear with a vector where a, b, c are non-zero pairwise non-collinear, then find a plus 2b plus 6c. Now we have been given that a plus 2b is collinear with c, so it can be written as a plus 2b equal to lambda c vector. Also b plus 3c is collinear with a, so b plus 3c can be written as mu a vector. Now let us substitute the value of a from equation 1 in equation 2. So we will obtain b plus 3 is equal to mu into a, and a vector is, from first equation, a vector is lambda c minus 2b. Now as b and c are non-collinear, here it has been given that a, b, c are pairwise non-collinear. So as b and c are non-collinear, so by the theorem we can compare the coefficients. अभी हमने थ्योरम्स में पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर नॉन कोलिनियर हो तो उनके कोएफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं। तो b वेक्टर का कोएफिशिएंट है 1, वहां यहां पर b वेक्टर का कोएफिशिएंट क्या है -2 म्यू, एंड c वेक्टर का कोएफिशिएंट क्या है 3, एंड यहां पे c वेक्टर का कोएफिशिएंट क्या है लैम्डा म्यू। सो हमें यहां से म्यू की वैल्यू क्या मिली, -12 मिली। सो लेट अस पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2. So we will get b plus 3c will be equal to minus a by 2. So this becomes 2b plus 6c equal to minus a. From there we will obtain a plus 2b plus 6c equal to 0. So the answer comes out to be 0. Let us move to the next problem. If a, b, c are non-coplanar vectors, then prove that any vector r vector in space can be written as r vector equal to r dot a dash into a plus r dot b dash into b plus r dot c dash into c, where a dash, b dash and c dash form a reciprocal system with vectors a, b and c. So let us try to do this problem. First of all, I will use the theorem any vector in space can be written as a linear combination of three non-coplanar vectors. A, B, C are non-coplanar vectors. So R can be written as XA plus YB plus ZC. Any vector in space can be written as a linear combination of three non-coplanar vectors. Now we have to find out the value of X, Y and Z. So let us take dot product of
both the sides with a, with let us take dot product with a dash. Now what is a dash? Here it has been given that a dash, b dash and c dash form reciprocal system with abc. ये हमने रेसिप्रोकल सिस्टम के टॉपिक में पढ़ा था कि अगर a डैश, b डैश और c डैश abc के साथ रेसिप्रोकल सिस्टम बनाते हैं तो उस केस में a डैश डॉट a क्या होगा? 1 होगा, a डैश डॉट b क्या होगा? 0 होगा, a डैश डॉट c क्या होगा? 0 होगा, एंड सो ऑन. तो इस तरह के हमारे पास कुछ रिजल्ट्स थे. यू मे रेफर टू द टॉपिक रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स. तो अगर हम इसका डॉट ले लें a डैश के साथ ऑन बोथ द साइड्स, देन वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन. Taking dot with a dash. Now, what will be the value of a dot a dash? This value is 1. What is the value of a dash dot b? This value is 0. What is the value of a dash dot c? This value is 0. So, we have been successful in finding out the value of x. In the similar manner, we can say that similarly the value of y will come out to be r dot b dash and the value of z will come out to be r dot c dash. So let us substitute these values in this equation. So by substituting these values we will get r dot a dash into a vector plus r dot b dash into b vector plus r dot c dash into c vector. So this all we had to prove. यही हमें प्रूव करना था ये result. So we have proved this result. So now we will move to the next problem. If x dot a equal to 0, x dot b equal to 1, box product of x a b equal to 0, magnitude of a and b equal to 2, dot product of a and b equal to 1, then find vector x vector in terms of vectors a vector and b vector. From the result x a b equal to 0, we can say that the box product is 0, so these vectors are coplanar vectors. Now using the theorem of the linear combination of vectors, I can say that if three vectors are coplanar, then x may be written as the combination of a and b. Any vector x coplanar with vectors a and b can be written as the combination of a and b. So now we have to find out alpha and beta. So let us use these results. This result we have already used. Now for using this result, let us take the dot product with a. So this is alpha a dot a and beta b dot a. We have been given the value of x dot a as 0. A dot a is a square, which is given to be 4. Then b dot a is given to be 1. This is how we obtain equation 1. We have obtained one equation between alpha and beta. So now let us use x dot b equal to 1. So let us take the dot product of this equation
with b. So we will obtain x dot b equal to alpha a dot b plus beta b dot b. Now we have been given the value x dot b equal to 1 and a dot b is equal to 1 and b dot b equal to 4. So we have obtained another equation in alpha and beta. So these two equations can be solved to find out the values of alpha and beta. Let us substitute the value of beta from equation 1 and put it in equation number 2. So equation 2 will become alpha plus 4 beta and beta is minus 4 alpha. So this becomes 1 equal to minus 15 alpha. So we have obtained the value of alpha as minus 1 by 15. Let us substitute this value in equation number 1. So when we substitute alpha equal to minus 1 by 15, so we will get here minus 4 by 15. So beta will be 4 by 15. So now we have obtained the value of alpha and beta. Substituting these values in this equation, we can say that x equal to minus 1 by 15 a vector plus 4 by 15 b vector. So this is the result we wanted to derive. This is the value of x we wanted to derive. Find x in terms of a and b. Now we will move to the next problem. Now what is the next problem? In the next problem we will use this quotient itself. The only change we are making is, let us take 1 in place of 0. Rest of the quotient remains same. Now to solve this quotient, now the solution will be altogether different, because in the first step itself it has contradicted the results of the previous quotient. In the previous quotient this box product was given to be 0, that's why we were able to write that these vectors are coplanar. But now this box product is 1, so these vectors are not coplanar. So we have to again solve the whole question in a different way. Now how will we be able to find x? Now we know that a, b and a cross b are always non-coplanar. These vectors are always non-coplanar if a and b are non-zero vectors and non-collinear vectors. This is vector a, this is vector b. So the vector a cross b will never lie in the plane of a and b, rather it is perpendicular to the plane of a and b. This is vector a, this is b, and this is vector a cross b. So these three vectors cannot lie in the same plane. So these three vectors are always non-coplanar. Now let me remind you of the theorem in the linear combination of vectors, that any vector R vector in space can be written as the combination of three non-coplanar vectors. So R can be written as alpha a vector plus beta b vector plus gamma a cross b vector. So we will make use of this theorem now in contrast to the theorem used in the previous question. Now we have to find out the value of alpha, beta and gamma. So let us take the dot product of R with A. So R dot A is equal to alpha A dot A, that is 4 alpha plus beta, and A cross B dot A is 0. A cross B dot A is the box product of three vectors in which two vectors are same, so this will be 0. And R dot A, okay, now we have to write down this vector as x vector. So R vector was written mistakenly, so this has to be x vector. So x dot A. Now x dot A has given out to be 0. तो ये तो मैं 0 दिया हुआ है. अब ऐसा करते हैं, इसका डॉट ले लेते हैं b वेक्टर के साथ. तो क्या आ जाएगा, अल्फा a डॉट b. a डॉट b कितना है, 1 है.
बी डॉट बी कितना है 4 है और ये 0 है, और x डॉट बी की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 इक्वल टू अल्फा प्लस 4 बीटा। तो ये वही दो इक्वेशन हमें मिल गई जो हमें पिछले क्वेश्चन में मिली थी। तो यहां से हम वापस फिर से हम अगर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो बीटा की वैल्यू -4 अल्फा, तो अल्फा हमें क्या मिला -1/15 मिला, और बीटा हमें क्या मिला यहां से 4/15। यही वैल्यूज हमें पिछले क्वेश्चन में मिली थी। अब गामा की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, तो ऐसा करते हैं इस इक्वेशन का डॉट ले लेते हैं हम a क्रॉस b के साथ, तो इसका डॉट भी ले लेते हैं a क्रॉस b के साथ, इसका डॉट भी ले लेते हैं a क्रॉस b के साथ, और इसका भी डॉट ले लेंगे a क्रॉस b के साथ। सो अब x से b तो हमें गिवन दिया है 1, तो ये वैल्यू तो 1 हो गई, और ये वैल्यू क्या हो गई 0। ये b और b वेक्टर सेम है तो ये भी क्या हो गया 0, और a डॉट ए क्या होता है मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर। अब a क्रॉस b होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर। ये हमने कहां पे पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट की क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था by the name of Lagrange's identity. So this was the Lagrange's identity I am using here. Now a स्क्वायर b स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, a डॉट b कितना हो गया 1 हो गया, तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई 1/15। तो बस फिर हमें ये वैल्यूज हम जो है अल्फा हमने निकाल लिया है, बीटा हमने निकाल लिया है, गामा हमने निकाल लिया है। तो ये अल्फा बीटा गामा ये तीनों वैल्यूज अगर हम इस इक्वेशन में डाल देंगे then we will get the required result. We'll be able to express x in terms of a and b. A and b, alpha, beta, gamma we can use from these values. तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अभी वेक्टर्स हमारा पूरा टॉपिक ओवर हो गया है। वेक्टर्स में हमने जो है डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, लीनियर कॉम्बिनेशन, ये सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री शुरू करेंगे, जिसमें से कि हम डायरेक्शन कोसाइंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंड द बेसिक्स ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ये सब चीजें हम बेसिक्स जो 3D के होते हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम 3D को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि हम डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ चुके हैं, तो आगे हम स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन को हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्ट्रेट लाइन को शुरू करेंगे।